मैं ज्योतिबा फुले सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों को बधाई देने के लिए विशेष रूप से आया हूं। उनका अभिनंदन करने के लिए आया हूं। क्योंकि किसी भी समाज सेवा का अलग अलग प्रकार से समाज की सेवा की जा सकती है। अगर मान लीजिए आप एक गरीबों के लिए भोजनशाला चलाते हैं, वो भी सेवा का काम है। गरीब आएंगे, भोजन मुफ्त में मिल जाएगा, वो आगे चलते जाएंगे, वो भी सेवा का काम है। किसी को लगता है कि नहीं, कोई बीमार है, मरीज है, तो उसकी सेवा करेंगे, तो अस्पताल जाएंगे, उसकी मदद करेंगे, वो भी एक सेवा का काम है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप से अपने देश में समाज सेवा के अनेक प्रकल्प लोग चलाते हैं। लेकिन गरीब को मदद करना, भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी देना, ये सारी सेवाओं में अगर कोई सिरमौर सेवा है तो गरीब को शिक्षा देना है। क्योंकि अगर एक बार वो शिक्षित हुआ तो फिर उसको किसी धर्मशाला में जाकर के मुफ्त में भोजन मिल रहा है, वो खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बीमार हुआ तो उसको कभी समाज के पर बोझ नहीं बनना पड़ेगा। वो अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत प्राप्त करता है। और इसलिए शिक्षा समाज परिवर्तन का, समाज को सशक्त बनाने का एक उत्तम से उत्तम औजार है, उत्तम से उत्तम माध्यम है, वह उत्तम से उत्तम सेवा है। और ज्योतिबा फुले सेवा संस्थान ने अपने अनेकविध कामों में किसी एक काम को प्राथमिकता दी है तो वो शिक्षा को दी है। ज्योतिबा फुले 200 वर्ष पूर्व हो गए और उन्होंने उस युग में, ज्योतिबा फुले, सविताबाई फुले, उन्होंने दलितों, पीड़ितों, शोषितों, उनके बीच एक जागृति का अभियान चलाया। अंग्रेज सल्तनत थी, अंग्रेजों की इच्छा के विरुद्ध समाज में काम करना कठिन था। लेकिन ऐसे समय में भी दलितों, पीड़ितों, शोषितों को संगठित करना, शिक्षित करना, ये महान कार्य ज्योतिबा के द्वारा हुआ। और बाद में बाबा साहब आंबेडकर हो या महात्मा गांधी हो, इस देश के हर महापुरुष ने ये सदा कहा है कि हमें समाज सेवा करने की प्रेरणा ज्योतिबा फुले से मिली थी। इतना बड़ा योगदान और उनकी
अपनी भर जवानी में उन्होंने ज्योतिबा ने काम शुरू किया था, समाज के लिए समर्पित थे। और जब 1857 का स्वतंत्र संग्राम हुआ देश में, तब उन्होंने ये जो नींव डाली थी, उस नींव ने महाराष्ट्र की धरती पर एक नए शौर्य के दर्शन कराए थे, नई शक्ति के दर्शन कराए थे। उनसे प्रेरणा लेकर के आज पूरे देश का माली समाज अपनी नई पीढ़ी को तैयार करने का संकल्प करे, तब शिक्षा उसकी सबसे सर्वोपरि व्यवस्था होती है। मुझे खुशी हुई जब अनिल भाई आए थे, बता रहे थे, और आज भी यहां मुख्य रूप से विद्यार्थियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जिस समाज में ज्योतिबा फुले पैदा हुए हो, जिस देश में ज्योतिबा फुले पैदा हुए हो, 200 साल पहले सविताबाई जैसी मां समाज जागरण के अंदर उस समय भी मैदान में ज्योतिबा के साथ रहती हो, क्या उस समाज में, उस देश में आज भी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को लिखाना, पढ़ाना, शिक्षित करना, ये हमारी प्राथमिकता है क्या? यहां बहुत सी यदि माताएं बैठी होगी, अगर मैं पूछूंगा कि आपकी कोई पढ़ाई हुई है, बहुत सारी माताएं हाथ ऊपर करेगी, नहीं, हमें वो सौभाग्य नहीं मिला। उनको शर्मिंदगी महसूस होगी। क्या हम चाहते हैं कि आज जो हमारे बच्चियां हैं वे अशिक्षित रहें? क्या हम चाहते हैं कि हमारी बालिकाएं पुरुषों के बराबर होकर के प्रगति न करें? मैं आज विशेष रूप से आज से आग्रह करूंगा और इस पूरे समाज के सभी वरिष्ठ भाइयों को आग्रह करता हूं कि हमारे समाज में बेटियों को भी ताकतवर बनाना समय की मांग है। उनको शिक्षित करना समय की मांग है। अगर समाज में सिर्फ लड़कों को ही आगे बढ़ाएंगे तो जो असंतुलन पैदा होगा वो 50-100 साल के बाद समाज की प्रगति के लिए कठिनाई बन जाएगा। और इसलिए ये आवश्यक होता है कि सम्यक रूप से साथ लेकर के चलना। गुजरात सरकार ज्योतिबा फुले की स्मृति में आज भी समाज सेवा में रत लोगों को अनेक अवार्ड देती है, विशेष सिद्धियां प्राप्त करने वालों को अनेक अवार्ड देती है। 50-50 हजार, 25-25 हजार रुपए के इनाम आज गुजरात सरकार ज्योतिबा के नाम में और सविता माई के नाम पर आज गुजरात के नौजवानों को देता है। क्योंकि ऐसे महापुरुषों ने जो काम किया है, उस काम से सदा सर्वदा नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, समाज जीवन की समस्याओं का अगर समाधान करना है तो विकास एक ही मार्ग है। एक जमाना था जब लोग विकास की चर्चा करते थे, लेकिन उनको पता नहीं था विकास किसको कहते हैं। जिसने समंदर देखा नहीं है उसके पास जाकर के कोई समंदर यानी इतना बड़ा, समंदर यानी इतना बड़ा, समंदर यानी इतना बड़ा, तो उसके गले कुछ उतरना नहीं है समुद्र क्या चीज होती है। वैसे ही आज से 15, 20, 25 साल पहले हमारे देश में विकास शब्द लोग सुनते थे, लेकिन उनको पता नहीं था विकास होता क्या है। विकास एक शब्द मात्र रह गया था। गुजरात एक पहली सरकार ऐसी है जिसने विकास को धरती पर उतारने का काम किया, समाज जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। हम लोग कांकरिया में एक महोत्सव मनाते हैं दिसंबर महीने में। कांकरिया को नए रंग रूप से सजाया गया है, तो बालकों के लिए एक उत्सव होता है। और गुजरात की विशेषता देखिए कि उसमें एक कार्यक्रम होता है, भारत जोड़ो
दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उस दिन अहमदाबाद में रहने वाले हिंदुस्तान के सभी समाज अपनी अपनी वेशभूषा में कांकरिया के किनारे पर आकर के इकट्ठे होकर के अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करते हैं। देश को जोड़ने का एक प्रयास, वरना कहीं कहीं माहौल क्या बन जाता है, उसमें से अलग माहौल। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आया हुआ व्यक्ति गुजरात पर अपना भाग्य आजमा सकता है। ये भूमिका गुजरात की है और इसलिए राजस्थान के लिए आए हुए लोगों के लिए भी ये गुजरात जितना मेरा है उतना ही गुजरात उनका है। ये माहौल बनाने का काम हमने बहुत प्रयत्नपूर्वक किया है। विकास के अंदर सबको सहभागी बनाना, उस दिशा में हमारा प्रयास रहा है। भाइयों बहनों, राजस्थान और गुजरात प्राकृतिक दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। वहां भी अकाल होता है, यहां भी अकाल होता है। वहां भी रेगिस्तान होता है, यहां भी रेगिस्तान होता है। वहां पड़ोस में पाकिस्तान है, यहां भी पड़ोस में पाकिस्तान है। हालात समान है, फर्क इतना ही है कि वहां दरिया नहीं है, यहां समंदर है, इतना फर्क है। लेकिन अकाल वहां भी होता था, अकाल यहां भी होता था। भाइयों बहनों, क्या कारण है? क्या 10 साल हो गए गुजरात में अकाल का नामो निशान नहीं है? क्या भाइयों बहनों, गुजरात ने जो कृषि की दुनिया में न कभी राजस्थान का नाम हुआ करता था, न कभी गुजरात का नाम हुआ करता था, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में कृषि विकास में गुजरात ने नई ऊंचाइयों को पार किया है। देश का कृषि विकास दर 3% से आगे नहीं बढ़ रहा है, गुजरात का कृषि विकास दर 11% से आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा है। गुजरात कभी कृषि के क्षेत्र में उसका नामो निशान नहीं था। भाइयों बहनों, टूरिज्म में राजस्थान का लोहा सब लोग मानते थे। राजस्थान के अंदर बहुत सारी आर्थिक गतिविधि का आधार था टूरिज्म। भाइयों बहनों, गुजरात का नाम कहीं टूरिज्म में था नहीं। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में अगर टूरिज्म की कहीं चर्चा होती है तो गुजरात के लिए हो रही है और दुनिया भर के लोग टूरिस्ट के नाते गुजरात की धरती पर आना शुरू हुए हैं। अगर विकास किया जाए तो किस प्रकार से बदलाव आता है, इसके ये नमूने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे याद है शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात ने जो कदम उठाए हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना था उस समय इस राज्य में 11 यूनिवर्सिटी थी, सिर्फ 11, और आज 10 वर्ष के भीतर भीतर 42 यूनिवर्सिटी बन चुकी है और अनेक विविधताओं से भरी हुई यूनिवर्सिटी आज गुजरात के अंदर पूरे विश्व के शिक्षा जगत का ध्यान आकर्षित कर रही है। दुनिया की नामांकित यूनिवर्सिटीज के लोग आज गुजरात से साथ मिलकर के गुजरात की प्रगति की यात्रा में जुड़ने के लिए लालायित हो रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में एक काम गुजरात ने करके दिखाया है। प्राथमिक शिक्षा का काम हो, हमने पिछले 10 साल के भीतर करीब 1.5 लाख नए टीचरों की भर्ती की और कोई बच्चा ऐसा न हो कि जिसके लिए विद्यालय न हो, जिसके लिए कोई शिक्षक न हो। यह स्थिति पैदा करने का काम आज गुजरात ने सफलतापूर्वक किया है। गरीब से गरीब का बच्चा भी स्कूल जाए, इसकी चिंता आज गुजरात ने की है। भाइयों बहनों, विकास की जड़ों में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और समाज जीवन को सशक्त बनाने के लिए सरकारों का प्रथम कर्तव्य रहता है विकास। और गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया है। अगर रास्ते बनते हैं अच्छे
तो गरीब भी उस पर जा सकता है, अमीर भी जा सकता है। अगर कुआं खोदा जाता है तो पानी अमीर को भी मिलता है, पानी गरीब को भी मिलता है। अगर पानी पहुंचाया जाता है नर्मदा के कैनाल से तो पानी अमीर के भी काम आता है, गरीब के भी काम आता है, विकास का लाभ सबको मिलता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में अनेक राज्य ऐसे हैं जिनके बीच पानी के कारण झगड़े चल रहे हैं। नदी अगर एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाती है तो एक राज्य कहता है इस पानी पर मेरा अधिकार है, दूसरा राज्य कहता है पानी पर मेरा अधिकार है। पिछले 40, 50 साल से हिंदुस्तान के सर्वाधिक राज्य अंदर अंदर पानी के झगड़े के कारण सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके केस लटक रहे हैं। लेकिन ये गुजरात की विशेषता देखिए, हमने सरदार सरोवर डैम बनाया और सरदार सरोवर डैम बना करके कैनाल का काम पूरा किया और हमारे कच्छ को तो अभी पानी पहुंचना बाकी है कैनाल से, लेकिन हमने राजस्थान को पानी देने में एक दिन विलंब नहीं किया। और मुझे स्मरण है जिस समय नर्मदा का पानी राजस्थान को मिला तो श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत और श्रीमान जसवंत सिंह जी, वो दोनों ने मुझे अलग से फोन किया था और फोन करके कहा था कि नरेंद्र भाई, आपको अंदाज नहीं होगा कि आपने पानी देकर के कितना बड़ा काम किया है। ये राजस्थान कभी भी एक कर्ज को भूलेगा नहीं, आप विश्वास कीजिए। ये शब्द उन दोनों महानुभावों ने मुझे किए और तब मैंने कहा था ये नरेंद्र मोदी के साथ संबंध नहीं है, ये गुजरात की जनता को बधाई दीजिए, आप राजस्थान की जनता को बधाई दीजिए और दोनों जनताएं मिलकर के ये पूरे पश्चिमी इलाके को हरा भरा बनाए और भारत मां सुजलाम सुफलाम बने। ये जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए राजस्थान और गुजरात की मिट्टी काम आए, ये आशीर्वाद दीजिए, ऐसा मैंने उनसे कहा था। और आप राजस्थान में देखिए, ये जिस इलाके में नर्मदा का पानी पहुंचा है वहां हरियाली हरियाली नजर आ रही है। बाकी राजस्थान का वर्णन मैं नहीं करता हूं, आपने पूरी तरह देखा है बाकी स्थान पर क्या हाल है। भाइयों बहनों, मैं माली समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं, हमारे अनिल भाई को बहुत अभिनंदन करता हूं कि बहुत छोटी आयु में समाज सेवा के लिए पूरी धगत के साथ वो काम में लगे हुए हैं। आपने मेरा सम्मान किया, स्वागत किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार प्रार्थना करूंगा कि सेवा का अगर कोई उत्तम माध्यम है तो शिक्षा है। आप अपनी पीढ़ियों को पढ़ाने में ध्यान केंद्रित करें, अपनी बेटियों को पढ़ाने में ध्यान केंद्रित करें। आज भी अगर अपने बच्चे पढ़ाई से विमुख हुए हो तो उनको फिर से पढ़ाई में जोड़िए। शिक्षा एक बहुत बड़ी ताकत होती है और जिस समाज में शिक्षा की जड़ें मजबूत हैं उस समाज को कभी किसी कठिनाइयों की नौबत नहीं आई है, उस समाज को कभी नीचा देखने की नौबत नहीं आई है, उस समाज को कभी पीछे हटने की नौबत नहीं आई है। शिक्षा में इतनी बड़ी शक्ति होती है, उस शक्ति की आप साधना करें। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।